नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज बात 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव और चुनाव को लेकर की जा रही सियासी दलों की तैयारियों की। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बाकी है। 2017 में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने वाली बीजेपी एक बार फिर यूपी की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, तो वहीं विपक्ष भी वापसी को बेकरार है। यही वजह है जहां सरकार बैठकों पर बैठकें कर रही है, अपने किले को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के किले को ढहाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणभेरी बज चुकी है। यूपी के महासमर के लिए सभी सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है और रणनीतियां बनाने और मोर्चे बनाने का काम भी शुरू हो गया है। महारथियों की तैनाती होने लगी है। दूसरी तरफ धड़ाधड़ बैठकें जारी हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की। 2017 में प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बैठकों पर बैठकें जारी हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर तरफ रणनीतियां तैयार हो रही हैं। चक्रव्यूह बनाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में ही बीजेपी 2022 के चुनाव में ताल ठोकेगी। लेकिन उससे पहले कैबिनेट में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट जारी है। इस बीच AK शर्मा की एंट्री पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन यह बात साफ है कि बीजेपी ने यूपी की जंग की कमान योगी के हाथों में ही रखने का फैसला किया है। एक तरफ बीजेपी जहां अपने कैप्टन के साथ ही फाइनल मैच में उतरने का मन बना चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयारियों में जुटा हुआ है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वोटों को रिझाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शायर इमरान प्रतापगढ़ी को पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इमरान से पहले यह जिम्मेदारी नदीम जावेद के पास थी। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि यूपी के अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए ही इमरान को नई जिम्मेदारी दी गई है। वैसे आपको याद दिला दें कि कांग्रेस के टिकट पर इमरान ने लोकसभा चुनावों में मुरादाबाद सीट से किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, बीते कई चुनावों में इमरान कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में भी शामिल रहे हैं। कांग्रेस के बाद बात BSP की तैयारियों की। तब जबकि विपक्ष बीजेपी के किले में सेंधमारी की तैयारी में लगा हुआ है, BSP अपना किला मजबूत करने में जुटी हुई है। एक दिन पहले ही BSP ने अपने दो पुराने और कद्दावर नेताओं लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जबकि लालजी वर्मा विधानमंडल दल के अध्यक्ष थे और राम अचल राजभर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। यानी पार्टी कोई भी हो, चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक और कांग्रेस से लेकर BSP तक हर कोई अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गया है। वक्त कम है और चुनौतियां ज्यादा। अब सवाल यह है कि किसकी रणनीति उसे यूपी की सत्ता दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अब सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को बेहतर बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है उन्होंने जनता की आवाज उठाई है, इसलिए कांग्रेस आएगी। सपा का कहना है 4 साल की सरकार ने परेशानियां बढ़ाई हैं, इसीलिए सपा आएगी। तो बीजेपी का कहना है कि वो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच जाने को तैयार है। जिस तरह से पिछले 4 साल से योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश की स्थिति बदतर होती चली गई, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिलाओं की समस्या हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, बेरोजगारी तो पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या है, उत्तर प्रदेश की भी है। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है इस समय पूरे देश और प्रदेश की। कोरोना काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मां गंगा की छाती पे लाशें तैरी थी, हम सबने देखा। किसान आज सड़क पे है। हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों ने देख ली है। सभी की हालत एक जैसी है। अब उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी 2022 को लेकर पूरी रणनीति बना चुकी है। हमारा संगठन न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत और बूथ स्तर तक पहुंच चुका है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी
अपने सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जाएगी और पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार ने विकास की जो नई इबारत लिखी है उसके आधार पर जनता का विश्वास और मत फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दावे अपने अपने अपनी अपनी तैयारियां, अपनी अपनी रणनीति और अपने अपने चक्रव्यूह, लेकिन दावों में दम किसके कितना है ये तो खैर चुनाव के नतीजे बताएंगे, उसमें फिलहाल वक्त है। लेकिन हाँ, ये जरूर है तैयारियों को लेकर सभी सियासी दलों ने अपने अपने कमर कस ली है। सीधा हम अपने पैनल की तरफ चल रहे हैं, चर्चा करेंगे। खास और बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मनीष शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया जी, कांग्रेस की तरफ से अंशु अवस्थी जी और राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय जी हमें अब से कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। फिलहाल 3 मेहमान हमारे साथ हैं, अनुराग जी हैं, मनीष जी हैं और इसके साथ साथ अंशु अवस्थी जी हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे। अनुराग जी, हालिया कुछ घटनाक्रमों पर ये रिपोर्ट तैयार की हमने बताया बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, सपा की क्या तैयारियां हैं 2022 के लिए। देखिए, एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस समय करहा रही हो कोरोना काल से जी, जहां पे लोगों की गांव-गांव में मौतें हो रही हो, वहां पे दवा की व्यवस्था ना हो, महंगाई की मार से लोगों की कमर टूट गई हो, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हो, और जो हालत उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, उस समय अगर सरकार चुनाव की बैठकें कर रही है, इसके मतलब सरकार की मानवता मर चुकी है, सरकार की इंसानियत मर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की इनकी आत्मा का अंतिम संस्कार हो चुका है। सोचिए आप, जो लोग जनता की बात नहीं कर रहे हैं, जो जनता करहा रही है, इस समय जरूरत है कि आप जनता की चिंता कीजिए कि जनता को कैसे हम सुविधाएं दिला पाए, जनता से कैसे उनकी जो मौत के आंकड़े छुपा रहे हो छुपाने ना पड़े, जो लाशों को जानवर नोच रहे थे नोचने ना पड़े, जिसके लाशों को नदी में तैर रहे थे छुपाना ना पड़े। आपको यहां व्यवस्था करने की जरूरत है कि इस समय चुनाव की मीटिंगें करने की जरूरत है। क्या इतनी दौड़ आपने कभी देखा कि दिल्ली से कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कभी आपने आए कोरोना में मीटिंग करने के लिए? आइए मीटिंग करते हैं, कोरोना से कैसे जीतना है, उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे बचाना है, इसके लिए तो कोई नहीं आए। अब चूंकि सरकार बनानी है, बदलनी है, सरकार में मेहनत करनी है, सरकार माने चुनावी माने आप चुनाव की मशीन बन गए हो, और बीजेपी चुनाव की मशीन है। मशीन का कोई दिल नहीं होता, ना मशीन की कोई आत्मा होती है, वो सिर्फ काम करना जानती है, चुनाव लड़ना जानती है, उसको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। अब सोचिए आप, ये उत्तर प्रदेश इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, और वहां पे मैं कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी पंचायत का चुनाव जीती, उसके बावजूद भी अगर हम अपने लोगों की जान खो देंगे तो जीत के क्या करेंगे? ऐसी जीत हमें नहीं चाहिए प्रभु। आपको ऐसी जीत मुबारक हो, हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए जहां पे लोगों की मौतें हो रही हो और हम मीटिंग में लगे होंगे, सरकार मीटिंग में लगी हो, मैंने पार्टी की मीटिंग करे, आरएसएस तुम भी आओ और बजरंग दल तुम भी आओ, फलाना दल तुम भी आओ, ढिकाना दल बीजेपी के महासचिव आओ, जनरल सेक्रेटरी आओ, फलाना प्रभारी आओ, अरभारी आओ, तरवारी आओ, मरवारी जाओ, सब आ जाओ, मीटिंग करते हैं कैसे सरकार बनानी है, क्योंकि हारने का बिल्कुल बच चुका है हमारा। जनता ने तय कर लिया कि हमें हराएंगे, उसके बाद हम जीतेंगे कैसे, आइए इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन जनता की जान कैसे बचाएं, कैसे जनता की जान बचाएं, जनता को कैसे हम नहीं। अनुराग जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं सर, नहीं हुई। ये देखिए, ये T20 के पहले ओवर की तरह आपने शुरुआत में ही सर एकदम मोर्चा खोल दिया। अभी तो 1 घंटा है अपने पास। मैं तो अनुराग जी आपसे ये पूछ रहा हूं, तो अभी क्या किया जाए? चुनाव क्या अभी फिलहाल रोक दिए जाएं, टाल दिए जाएं, या जब पीक पर था कोरोना तो उस वक्त अगर सरकार ने पूरी ताकत लगाई तो ताकत तो आपने भी लगाई थी, तभी तो आप जीते ना, या बिना तैयारी के आप चुनाव जीत गए थे पंचायत चुनाव? अच्छा, सरकार ने अगर काम किया होता, अगर सरकार ने वाकई में ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहना, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया होता तो यहां पे लोगों की मौतों को छिपाना नहीं पड़ता, आंकड़े छुपाने नहीं होते, या नरसंहार जैसी स्थिति ना हुई होती उत्तर प्रदेश के अंदर में, जो हो रही गांव-गांव में अभी भी हो रही है। एक एक गांव में 20-20, 25-25, 30 लोगों की मौतें हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो एक एग्जांपल दे दूं आपको, एक एग्जांपल, और एग्जांपल दावे के साथ बोल रहा हूं। एक इमलिया गांव है यहाँ पे बक्सी के तालाब में, एक परिवार के 8 लोगों की मौतें हो गई। क्या बीकेटी का विधानसभा का जो वहां जीता हुआ विधायक है, आज तक उनके घर नहीं गया पूछने कि भैया आपको कोई तकलीफ है, आपके 5-6 भाइयों में से 4 भाइयों की मौत हो गई है, आपको कोई दिक्कत है बताओ, हम आपके साथ हैं। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, क्या गया उसके यहाँ? एक एग्जांपल हमने उठा के दे दिया। ये हालत उत्तर प्रदेश की है, विधायकों की, बीजेपी की और बीजेपी की सरकार की। ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास अनुराग जी। चिंता नहीं है। हाँ, अनुराग जी आता हूं, मैं इस पर आता हूं आपके पास। सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमारे साथ इस डिबेट में विजय उपाध्याय साहब जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मनीष जी, जो आरोप अनुराग भदौरिया साहब लगा रहे हैं, जिन हालातों का वो बखान जिक्र कर रहे हैं, चिंता जिन हालातों की जता रहे हैं, ऐसे वक्त में आप वोट मांगने जाएंगे सर?
देखिए, सेवा ही संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया कि राज्यों में, जिलों में और गांवों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं और जो कोरोना है उसके बारे में लोगों को अवेयर करें, आगे आने वाली तैयारियां कैसे हो सकती हैं, कैसे लोगों तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पहुंचे, वो ड्राइव पहुंचे। और तमाम जो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने, जिन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव के खिलाफ बयान दिया, जिन्होंने कहा कि वैक्सीन मत लगवाइए, हम नहीं लगवाएंगे, 22 के बाद लगवाया जाएगा, ऐसी जो भ्रांतियां उत्पन्न किया गया है विभिन्न विपक्ष के नेताओं के द्वारा, उस भ्रांतियों को दूर करके लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक जाएं और वैक्सीन लगवाएं। इस कार्यक्रम के लिए संगठन काम कर रहा है और उसी के निमित्त हमारे यहाँ बैठकें हो रही हैं। और हमको लगता है कि जितनी जानकारी भदौरिया जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे थे, इनको थोड़ा बताना चाहिए था कि 2020-21 में श्री अखिलेश यादव जी ने कहाँ दौरा किया, कहीं नहीं गए तो सांसद रहते, आजमगढ़ के किन किन गांवों में गए, किन किन नगर पंचायतों में गए या शहर में ही हुआ है, वो जरा सा इनको बताना चाहिए था। और कम से कम माफ़ी तो जरूर मांगनी चाहिए थी कि कोरोना जैसी महामारी के समय में जब वैक्सीनेशन जो सबसे अचूक अस्त्र है इससे लड़ने का, उसके खिलाफ जब बयान दे रहे थे, उसके नाते से जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, उसके लिए अखिलेश यादव जी तो चैनल पर नहीं आ रहे, मैं तो इन्हीं से निवेदन करूंगा कि उनकी गलती के लिए क्षमा मांगे। आशुतोष वर्मा जो इनके एमएलसी हैं, जिन्होंने कहा लोग नपुंसक हो जाएंगे वैक्सीनेशन के बाद, उनकी गलती के लिए या तो ये खेद तो प्रकट कर ही सकते हैं भदौरिया जी। तो हम तो संगठन हमारी सेवा के लिए है, हमारा एक एक कार्यकर्ता, बूथ तक का कार्यकर्ता उसी काम के लिए लगा हुआ है और उसके लिए अगर हम बैठकें कर रहे हैं, ये नागवार नहीं गुजरना चाहिए। ये महामारी का समय है, सभी दलों को राजनीतिक द्वेष और ईर्ष्या छोड़कर इस सेवा के काम में आगे आना चाहिए। और रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, तो 1 मिनट में मैं वो भी बताना चाहूँगा कि 24 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश की, यहाँ जो अधिकतम केस गया था 38,000 गया था, आज वो केस करीब 1200-1300 तक आ चुका है प्रतिदिन के हिसाब से। एक्टिव केस 25,000 के करीब है। आज उत्तर प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो 98% के करीब पहुंच गया है। वहीं 1.5 करोड़ की दिल्ली है बगल में, वहाँ की क्या स्थिति रही, वहाँ किस तरीके से लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। महाराष्ट्र जहाँ 12.5 करोड़ की जनसंख्या केवल है, किस तरीके से वहाँ एक्टिव केस निकलते रहे प्रतिदिन, कितनी वहाँ मौतें हुई। तो अगर उससे तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल के स्टाफ हैं, जो डॉक्टर हैं, जो पैरामेडिकल्स के कर्मचारी हैं, जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने जीवन को दांव पे लगा के ये स्थिति पैदा की है, आज प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है, उसके लिए इनको थोड़ा सा गर्व का अनुभव होता अपने कर्मचारियों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर। लेकिन नहीं, सरकार की बुराई के लिए ये वैक्सीनेशन ड्राइव तक कोई लोग अगर भ्रम में डाल सकते हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है। जनता सब देखती है और जनता तय करेगी, हम सेवा करेंगे, जनता तय करेगी। और देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए इन चीजों को, क्योंकि जो शुरुआत में अनुराग जी ने कहा या उसके बाद जो मनीष जी ने कहा, ये प्रवक्ताओं के इन बयानों से आपको झलक मिल जाएगी कि 2022 में उनकी पार्टी की लाइन क्या रहने वाली है या वो किन मुद्दों के साथ चुनाव में जनता के बीच जाने वाले हैं। 2 पार्टी के प्रवक्ताओं को आपने सुन लिया, अब जरा कांग्रेस की लाइन क्या है वो भी सुनते हैं। अंशु अवस्थी जी, आपके पास आ रहा हूं। अंशु जी, अब भी कांग्रेस को लगता है कि यूपी का अगर किला फतह करना है तो सीडी अल्पसंख्यक है। इमरान प्रताप गढ़ी की पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति यही संकेत देती है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी को लेकर चलती है और हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करने वालों को हम नकारते आए हैं। दुर्भाग्य है, जिस दर्द से उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुक्ति पाने के लिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उसी दर्द को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी आदित्यनाथ सरकार ने किया। कोरोना महामारी के समय पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस ने देख लिया कि सरकार को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, ऑक्सीजन और बेड नहीं दे पाए। अभी भी मैं मनीष शुक्ला जी को सुन रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे जब आप 2019 में केंद्र में सरकार बनाने को लेकर चुनाव में थे तो आप क्यों बात डबल इंजन ट्रिपल इंजन की कर रहे थे? आज उस डबल इंजन और ट्रिपल इंजन का फायदा क्या हुआ? आज कोरोना महामारी को लेकर श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार
इस बात को कह रही कि सभी को मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए। एक देश एक वैक्सीन एक दाम होना चाहिए। केंद्र सरकार के लिए अलग दरें हैं, राज्य सरकार के लिए अलग है। आप इस तरीके की वैक्सीन नीति बनाकर सिर्फ वैक्सीनेशन कोई ढुलमुल रवैये से आप लोगों की जान संकट में डालने का काम कर रहे हैं। 2022 में जनता भी तैयारी कर बैठी है। जिन लोगों ने दर्द दिया था उनसे भी मुक्ति पाने के लिए, और जिन्होंने दर्द इस बार दिया है 2017 में जिन लोगों ने दर्द दिया था उनसे भी, और इस कोरोना महामारी के समय जिन लोगों ने दर्द देने का काम किया। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से जाएंगे? आज पूरे प्रदेश में जनमानस में चर्चा है, लोगों की बात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये लोगों की बात है। लोग कह रहे हैं इस बात को कि रोजगार को लेकर अगर कोई बात कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी बात कर रही, श्रीमती प्रियंका गांधी जी कर रही। अपराध को लेकर अगर कोई बात कर रहा है तो प्रियंका गांधी जी कर रही। भ्रष्टाचार जो सरकार में लगातार इनके भ्रष्टाचारी मंत्री सरकार में बैठे हैं, सतीश द्विवेदी जैसे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं जो फर्जीवाड़ा करके नौजवानों का हक मारने का काम करते हैं, उस पर अगर कोई आवाज उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और कोरोना के समय में लोगों ने देखा है कि सरकार ने जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, आपदा में अवसर तलाशा है भ्रष्टाचार करके, जनता उसका भी हिसाब किताब। ठीक सर, अंशु जी आता हूं मैं इस पर आपके पास। तो मनीष जी, क्या हालात इतने खराब हैं कि अब अंशु अवस्थी ये पूछ रहे हैं कि मनीष शुक्ला क्या मुंह लेकर जाएंगे जनता के बीच, या सरकार क्या मुंह लेकर जाएगी जनता के बीच? उत्तर प्रदेश में कोई, अंशु जी आपने सवाल पूछा, जवाब तो ले लीजिए। अंशु जी 1 मिनट। अंशु जी आपने सवाल पूछा, मनीष जी जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट अंशु जी, 1 मिनट। लोग मजबूरन सड़कों पर, अंशु जी आपको आवाज पहुंच नहीं रही है कि आप सुन नहीं रहे हैं? रुकिए ना सर, 1 मिनट। सवाल पूछा आपने, रुकिए 1 मिनट। आज सच्चाई दिखाने पर पत्रकारों, अंशु जी आप चुप नहीं हो रहे हैं, अनुराग जी बीच में बोलने लगेंगे, फिर मनीष जी बोलने लगेंगे, तो फिर कैसे संभालूंगा मैं? नहीं ऐसा नहीं चलेगा। 1 मिनट अंशु जी, 1 मिनट। आपने सवाल पूछा, मनीष जी बोलिए। लोग मर्यादा रखेंगे। देखिए, अंशु जी ने 2 बातें कही। एक तो कहा कि जनता जो दर्द दे रहा उसका हिसाब लेगी, और कहा जिसने 2017 में दर्द दिया था उसका भी हिसाब लेगी। 2017 में तो आप उसी दर्द देने वालों के साथ चुनाव में गए, उत्तर प्रदेश के 2 लड़के चुनाव में गए। अंशु जी कम से कम 4-5 साल का इतिहास तो रख ही लीजिए बोलने के पहले। चैनल पे जो बना रहा बोल रहे हैं, जिसके साथ आप चुनाव में गए 5 साल दर्द देने वालों के साथ, आज आप उसको कह रहे हैं कि दर्द का हिसाब करेगी जनता। चुनाव में हार गए तो अब दर्द का हिसाब करेगी। दूसरा, इन्होंने कहा एक जवाब इनसे और लेना चाहिए। आपने इनसे इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में पूछा, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो मुख्तार अंसारी के लिए, नहीं वो तो देखो मनीष जी, जनता भी जानती है। मैं पूछता कुछ हूं, नेता जवाब वही देते हैं जो वो देना चाहते हैं। और अभी कल इनके एक नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मुसलमानों एकत्रित हो जाओ, भाजपा को सिमटा देंगे। ये अगर इनके पास तर्क होते, अगर इनके पास मुद्दे होते, तो ये धर्म की राजनीति न करते, सांप्रदायिकता न फैलाते, और मुसलमानों को एकत्रित केवल करने की बात न करते। ये समाज की बात करते, देश की बात करते। इसी से इनका फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है, इनकी हार समझ में आती है। मनीष जी मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया साहब, जब अंशु अवस्थी साहब इस सवाल पूछते हैं, विजय उपाध्याय साहब जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? ठीक है, विजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत करता हूं डिबेट में विजय जी। और अनुराग जी मैं आपके पास आऊं, मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक जवाब जरूर विजय जी से ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। विजय जी, तीनों सियासी दलों के प्रवक्ताओं से जो मैंने उनकी तैयारियों को लेकर सवाल किए, मुझे नहीं पता कि आप उन्हें कितना सुन पाए, लेकिन 2022 की पार्टी की लाइन की झलक हमें मिल गई कि कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा है, सरकार की अव्यवस्थाओं पर विपक्ष जोर देगी। सरकार का कहना है कि अभूतपूर्व काम हुआ है इस शासनकाल में। देखिए, अभी की जो राजनीतिक हालात उत्तर प्रदेश के हैं, पंचायत चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद की स्थिति है, और सारी पार्टियां एक नई रणनीति पे काम कर रही हैं। प्रवक्ता जो भी झलक दिखा रहे हों, लेकिन अभी जो रणनीतिक जो इनके लक्ष्य हैं वो तय नहीं है। किन मुद्दों पे फोकस करेंगे, कौन से 5 मुद्दे प्रमुख होंगे, पार्टियों के वादे क्या होंगे, इन सारी चीजों पे अभी शायद पार्टियां वर्क कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि इलेक्शन मोड में हमेशा रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूत सरकार में है। 300 से ज्यादा सीटें ये 2017 में जीत के आई थी, और कांग्रेस और सपा के अलायंस को हरा के आई थी।
तो उसका अपना एक उसके पास अपना एक अपर हैंड है, चूंकि 19 का लोकसभा भी उसने जीता था। हालांकि पंचायत चुनाव ने उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक ताने बाने को थोड़ा डिस्टर्ब किया है और एक नए समीकरण की तरफ संकेत दे रहा है। अब पंचायत चुनाव को लेकर बराबर ये कहा जाता है कि पंचायत चुनाव से विधानसभा चुनाव पे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको 2 लाइन खाली बोलूंगा। एक कि पिछली 2 सरकारों ने पंचायत चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन विधानसभा में उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। लेकिन भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ही परफॉर्मेंस खराब किया है, पंचायत चुनाव में परफॉर्मेंस खराब किया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्होंने अच्छा किया वो उन्होंने उनका रिजल्ट खराब आया, तो जिन्होंने खराब किया उनका रिजल्ट क्या हो सकता है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन जो जिन मुद्दों पे विपक्ष को, सरकार को घेरना है, जैसे कोरोना है, जो चीजें हो चुकी हैं, जो इतिहास में जा चुका है, यानी हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, हम नए दौर में आगे जा रहे हैं। आज 1200 केस आए हैं कोरोना के, तो यानी कोरोना से जब आदमी उबर जाएगा तो क्या आप कोरोना को याद दिला के वोट ले पाएंगे? मुझे लगता है कि तब शायद बीजेपी दूसरे आरोप लगाएगी कि हमारे साथ ये स्थितियां थी, अपोजिशन की ये करना चाहिए था, अपोजिशन ने ये नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कोरोना उतना बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है, बल्कि दूसरे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर होगा, जिसमें एम्प्लॉयमेंट होगा, जिसमें इंडस्ट्री होगी, जिसमें डेवलपमेंट होगा। ढेर सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां अभी विपक्ष का कोरोना भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक इस लिहाज से रहेगा काम कर रहा है, उसमें मुझे कोरोना ने केवल जान नहीं ली है, लोगों के रोजगार लिए, आर्थिक स्थिति तोड़कर रख दिया, कमर तोड़कर रख दी। तो बाकी जिन मुद्दों को आपने बताया विजय सर, वो जाहिर बात है वो तो है ही, लेकिन कोरोना को कितना सियासी दल फोकस देंगे, उस पर ध्यान देंगे, उस पर हम बात करेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं, बस एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर।
ब्रेक के बाद हाजिर आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, और यूपी मांगे उत्तर में आज बात हो रही है 2022 विधानसभा चुनाव, हाल में सियासी दलों की रणनीति, तैयारियों पर। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, सीधा मेहमानों की तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अंशु अवस्थी जी, बीजेपी की तरफ से मनीष शुक्ला जी और समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी, आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले अंशु अवस्थी साहब ने कहा जो निशाना उन्होंने बीजेपी और मनीष शुक्ला जी पे साधे तो साधे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूपी में कोई दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, मजलूमों की आवाज उठा रहा है तो वो प्रियंका गांधी ही हैं। सपा कहां है फिर? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स यहाँ डॉक्टरों से बहुत मेहनत की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर को राक्षस किसने बोला कि डॉक्टर राक्षस की तरह होते हैं? आपके सुरेंद्र सिंह, आपके विधायक ने क्या कार्रवाई की आपने उनके ऊपर में? उन्होंने तो बोला ये बात। उसके बाद आपने बोला कि यहाँ पे एक सवाल और है कि सारी वैक्सीन की अफवाह जो है ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में ही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। यही वैक्सीन के ऊपर अफवाहें हैं। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है ये अफवाह फैलाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में ही अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि नहीं, अगर अफवाह फैल रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है अनुराग जी, या उतने ही वो भी लोग जिम्मेदार हैं जो बयान देते हैं? नहीं, सरकार। अच्छा। सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में ही अफवाहें क्यों है? सवाल मैंने जो बोला है उसको सुन लीजिए, पूछ लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में ही ये अफवाहें कौन फैला रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, इन्होंने बोला कि अखिलेश यादव जी कहां हैं। शायद इनको पता नहीं है, क्योंकि ये पढ़ते लिखते नहीं ना। ये खाली योगी जी को हवा में उड़ते देखते हैं और फिर सो जाते हैं दोपहर के। योगी जी तो किसी गाँव में जाते नहीं है। नहीं, तो ये बात आप किसको कह रहे हैं? आप मनीष जी को बात कह रहे हैं, अंशु जी को कह रहे हैं? नहीं, मनीष जी से कह रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। मैं बीजेपी से बात करूंगा, जो सत्ता में उससे बात कर रहा हूं। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर देख के सो जाते हैं। उसके बाद वो जहां से लौट के आते हैं वहां आपको हालत ही क्या है कि जिस आदमी से बात करके आते हैं वो आदमी बाद में बताता है हमारे तो 70,000 रुपए खर्च हो गए प्राइवेट इलाज में। एक बात, अखिलेश यादव जी लगातार, आप तो हेलीकॉप्टर से मात्र कितने 18 मंडल, वो 52 जिले का दौरा कर चुके थे। शायद आपको मालूम नहीं है, नवंबर के एंड तक। और दिसंबर 5 तारीख को उन्होंने बोला था मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं कि वैक्सीनेशन कब होगा, पूरे यहाँ फ्री में पूरे उत्तर प्रदेश को वैक्सीन कब लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी। ठीक, अनुराग जी देखिए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, आपने शुरू में कहा कि मैं भाजपा की बात का जवाब दे दूं, तो आपने बीजेपी का दे दिया। अब मेरा सवाल अभी भी वही है अनुराग जी, मैंने आपसे पूछा कि अंशु अवस्थी पूछ रहे हैं कि जो भी मुद्दा उठा रही हैं वो प्रियंका गांधी उठा रही हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी कहां है? हाँ ठीक है, मैं बीजेपी का जवाब दे रहा हूँ, वो आपको मालूम है। फिर कह रहे हैं कि हमने बोला कि गुलाबी जो फूल लगा के आप उद्घाटन कर रहे हो। नहीं, एक मिनट अनुराग जी, आपने अपने हिसाब से तय किया कि पहले आप बीजेपी का जवाब देंगे, आपने दे दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे आप? एजेंडा चलाने बैठे क्या? मैं अपना जवाब दे रहा हूं, आप बोलने दीजिए ना मुझे। एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट, ये बड़ा पुराना है अनुराग जी आपका। एक मिनट अनुराग जी, नहीं, एजेंडे की बात नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, आप उसका जवाब दीजिए ना। या आप बोलने से बच रहे हैं क्योंकि आप खुद नहीं जानते कल यूपी के 2 लड़के कब साथ मिल जाएं? आपको जवाब देना तो दीजिए, नहीं देना तो मना कर दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, क्यों टोकते हो? इतना तो आप नहीं टोकते। अरे तो जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? तब तो आप नहीं टोक पाते हो, तब तो आपकी आत्मा नहीं का आपके अंदर से अलाउ कर। एक मिनट, ये थोड़ा अनुराग जी का साउंड ऊपर करिए, मैं सुन नहीं पा रहा इनको, ये पता नहीं क्या। एक मिनट थोड़ा साउंड ऊपर करिए इनका। हाँ, टोकने में लगे। अरे प्रभु मत टोका करो, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन। अरे प्रभु, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 दूनी 4, आप बता रहे हैं 3 तिया 9। साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अंशु अवस्थी पूछ रहे हैं कि सोनिया गांधी ही इस वक्त बात उठा रही हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी कहां है? अरे आप यहाँ नहीं तो हाँ ठीक है, वो हम बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब दे रहे हैं। मेरा जो मर्जी बोलूंगा ना, आप जब इसने पूछा आपकी जो मर्जी आएगी फिर आप बाद में बोलिएगा जब मैं आपके पास आता हूं। 1 मिनट अनुराग जी, 1 मिनट, अब जब आपकी मर्जी आएगी तब आप बोलना, मैं आता हूं आपके पास। अंशु जी आपके पास आ रहा हूं। अंशु जी, आप भी खामोश रहेंगे या दरअसल आपकी भी पार्टी लाइन यही है कि जो बोलना है बीजेपी पे बोलो, आगे पता नहीं यूपी के 2 लड़के कब मिल जाएं या गठबंधन हो जाए, और ये किसी में भी हो सकता है, उसमें कोई गलत नहीं। देखिए, मैं ये बात पूरी अधिकृत और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, पहली बात। दूसरा, सच्चाई तो ये है जो समझ में आता है, और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ये बात समझ में आ रही, पूरे देश के लोगों को समझ में आ रही। जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अफवाह फैला रहे हैं, उसका कारण है श्री राहुल गांधी जी जब वैक्सीनेशन को लेकर सरकार से कह रहे थे, अनुरोध कर रहे थे कि आप शीघ्र से शीघ्र वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां करिए, तब भाजपा के नेता
उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और परिणाम सभी ने देखे। आज भाजपा सरकार में वैक्सीनेशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, नौजवानों को नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाकर लोगों का ध्यान वैक्सीनेशन से दूर करो, बीजेपी का ये मकसद है। ठीक, अगर अंशु जी ये आपने एक आरोप लगाया, लेकिन अंशु जी जब आपने ये कहा कि भाजपा के इशारे पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो फिर अखिलेश यादव पर आप निशाना साध रहे हैं क्या? मुझे 10 सेकंड दीजिए, मेरी बात कंप्लीट। नहीं, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी मैं दे रहा हूं। अगर ये बात ना होती तो जो भी अफवाह फैला रहे हैं, कोई भी राजनेता हो, कोई भी बाबा हो, कोई भी लाला रामदेव हो, उस पर भाजपा सरकार कार्रवाई करती। आज तक अफवाह फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई हुई क्या बीजेपी सरकार की तरफ से? आप बताइए। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं बीजेपी नेताओं से, डिबेट में आकर हल्ला गुल्ला करते हैं कि अफवाह फैला रहे हैं। आप बताइए, अफवाह फैलाने पर क्या आपने कोई कार्रवाई की? अंशु जी बहुत बड़ा सवाल पूछा आपने, ये सवाल इसमें बिना कुछ ऐड किए मैं सीधा मनीष शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। मनीष जी, पूछा ये जा रहा है कि अफवाह अगर इधर से फैलाएं तो आप उसका जिक्र करेंगे, लेकिन अफवाह अगर अपने यहां से फैलने लगे तो उसकी फिक्र नहीं करेंगे, क्यों? मतलब भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने अफवाह फैलाई, कोई नाम अगर बता सके तो बताएं। 4 नाम बता दिए। हेमा मालिनी ने कहा कि हवन से कोरोना दूर होगा, आज ही कहा। आपके सांसदों ने कहा कि गोबर लगा लीजिए, उससे होगा। अरे मनीष शुक्ला जी, आप गोबर खाइए, आपको मुबारक। अब जवाब ले लीजिए। अंशु जी 1 मिनट, आपने सवाल पूछा, आप सुन लीजिए। अगर आपने सवाल पूछ लिया तो जवाब ले लीजिए। अरे अंशु जी, नहीं ये ठीक नहीं भाषा ना अंशु जी ना, इसका समर्थन नहीं करेंगे ना। 1 मिनट रुकिए अंशु जी, ये ठीक नहीं। ऑक्सीजन दे दीजिए। आप ये कहिए कि आपके उपाय आपको मुबारक, लेकिन ये ऐसी बातें मत करिए। मनीष जी बोलिए। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कहने दीजिए। मुझे कोई आपत्ति ना मनीष जी, देखिए जितना सम्मान आपका जरूरी है उतना अनुराग जी का, उतना अंशु जी का, विजय जी का, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं इस तरह की बातें नहीं सर सहन करूंगा। कोई बात नहीं, आप बोलिए, अपनी बात बोलिए। नहीं ठीक है, आपने रोका, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं। सबके संस्कार बोलते हैं चैनलों पर। आपको जो बोलेगा उसको जनता उसमें तय करता है। बीजेपी के लोगों के दिमाग में देखिए, मैंने तो आपको कुछ कहा भी नहीं, इसीलिए हर बार मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। आपको मुझे बोलने दीजिए। अंशु जी रुकिए ना 1 मिनट। सर आपने पूछा कि बीजेपी के वो लोग, अंशु जी आपने आरोप लगाया कि बीजेपी के वो लोग जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो उस सवाल का जवाब सुन लीजिए। जी मनीष जी। बिल्कुल, देखिए, एक तो मैं आपके चैनल पे बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि मैं गंगा गौ गायत्री का सम्मान करता हूं, मेरी पूरी पार्टी करती है। कांग्रेस नहीं करती है तो वो नहीं करती, पूरा देश जानता है। ये तो प्रभु राम का भी सम्मान नहीं करते थे, उनको भी काल्पनिक बताते थे। तो ये उनकी श्रद्धा है, मेरी अपनी श्रद्धा है। मैं गाय का भी सम्मान करता हूं, गौमूत्र का भी सम्मान करता हूं, और जो गाय से, जो गोबर से जो उपली बनती है उस पर रोज यज्ञ करता हूं, तो मुझे उसका सम्मान है और मुझे इस पे कोई सफाई नहीं देनी है। देखिए, मनीष तिवारी, शशि थरूर, अखिलेश यादव और अवस्थी, आशुतोष वर्मा, शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन, सबके बयान देख लीजिए। ये सारे विपक्ष के लोग कोरोना के समय में इस तरह के बयानों से भ्रम और भय पैदा करना चाहते थे, और केवल राजनीति करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में कुछ ऐसा हो जाए, कुछ लोग मर भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार के ऊपर लांछन आना चाहिए। और सरकार ने जब काम के द्वारा और जब स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत के द्वारा आज उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है, तो आज गजब गजब तर्क आ रहा है। अभी अनुराग भदौरिया जी ने बताया कि अखिलेश यादव जी ने दौरा किया, नवंबर 2020 तक दौरा किया। इन्होंने स्वयं मान लिया कि नवंबर 20 के बाद वो अपने महल में शिफ्ट हो गए हैं। जहां के सांसद हैं वहां तक कि एक गली, एक मोहल्ला, एक गांव में जाने की जहमत नहीं उठाया। ट्वीट के सहारे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, बिना आंकड़े और बिना तथ्य के सवाल पूछना, और जब सवाल का जवाब मिले तो भाग के अगले दिन दूसरा सवाल पूछना। मैं फिर से कहता हूं कि हमने 5 साल, जब हम चुनाव में जाएंगे तो हमने विकास के काम किए हैं, जो गांव गरीब किसान के लिए काम किए हैं। कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश बड़े जनसंख्या वाले राज्य में, जहां मेडिकल फैसिलिटीज कितनी थी सबको पता है, इसके बावजूद मेहनत से सरकार ने और स्वास्थ्य कर्मियों ने
इस पे एक प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है। और अनुपात में अगर डिबेट कोई करना चाहे तो हम हमेशा तैयार हैं। हम उसके आधार पे जनता जनार्दन के पास जाएंगे। अगर चुनाव की बात आप पूछते हो, अभी संगठन, हमारा पूरा संगठन सेवा के काम में लगा है। गांव गरीब और किसान के यहाँ जा रहा है, मेडिकल किट दिया जा रहा है, और हम अभी सेवा के दौर में है, महामारी का समय चल रहा है। मैं आता हूं मनीष जी। तुष्टीकरण के दौर में है। ये आज से ही हम कह रहे हैं कि मुसलमानों एकत्रित हो जाओ। ये तीनों दल केवल और केवल तुष्टीकरण के आधार पर चुनाव में जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बिना धर्म के आधार पर बांटे अंशु जी एक मिनट। उत्तर प्रदेश अगर ये धर्म की बात न करें, अगर ये जात की बात न करें, तो इनकी राजनीति पूरी नहीं होती। 25,000 अंशु जी आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है सर, क्योंकि आपका मानना पड़ेगा ना, बात सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि मनीष जी इस वक्त बोल रहे हैं। माफी मांग लो चैनल पर। हाँ ठीक है अंशु जी, आता हूं आपके पास। अंशु जी दोबारा आऊंगा तो आप फिर पूछिएगा सवाल। आप विपक्ष में, आपका हक है पूछना, और आपका हर सवाल बड़ा वाजिब है और सरकार का फर्ज है उन सवालों का जवाब देना। लेकिन वो आपस में एक साथ सब बोलेंगे तो फिर आपका जो फर्ज है, सरकार का जो फर्ज है, वो सब आपस में मिल जाएगा। विजय जी आपके पास आ रहा हूं। विजय जी देखिए, इन जवाबों से, इन सवालों से देखिए अब धीरे धीरे वो जो आप कह रहे हैं ना कि रणनीति क्या होगी, 5 मुद्दे क्या होंगे। अब देखिए बात चली थी कहां से सर? बात चली थी तैयारियों की, फिर कोरोना आया, कोरोना के बाद उसमें गोबर भी आ गया, उसमें गाय भी आई, और फिर उसमें भगवान राम भी आ गए। अयोध्या में राम मंदिर की तो नींव पड़ी रही है सर। तो ये मुद्दे खोए नहीं है, सियासत मुद्दों को मरने नहीं देती, और वो झलक फिर दिखने लगी है कि कोरोना है तो उसके साथ और क्या चलेगा चुनाव में। देखिए, पिछली वेव जब कोरोना की आई थी और अचानक वो जब बहुत कम केसेस हुए तो लोग बिल्कुल भूल गए थे कोरोना को। तो मैंने वो बात इसीलिए कही थी। आज के दिन में उत्तर प्रदेश में करीब 65 जिलों में दिन का कर्फ्यू खत्म हो चुका है, 1200 केस आ रहे हैं, और अभी काफी वक्त है, 8 महीने का वक्त है चुनाव में। हालांकि ज्यादा वक्त नहीं है। दरअसल कोरोना के बाद की जो हालात हैं वो चुनौती है। उस पे कौन सा राजनीतिक दल बात कर रहा है? मैं ये कहना चाहता था कि जो रोजगार के मुद्दे होंगे कोरोना के बाद के, यानी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमें चाहिए तीसरी वेव के लिए, वो उस पे क्या बात हो रही है? हम किन चीजों को, अभी ऑक्सीजन आप देखिए इतनी आपाधापी थी, इतना ज्यादा शोर शराबा था। आज के दिन ऑक्सीजन के जो कंपनियां हैं जो काम करती हैं उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की और दूसरे शहरों में उत्तर प्रदेश के, उनकी स्थिति क्या है? डिमांड ही खत्म हो गई है अचानक। अब डिमांड खत्म होने के बाद उनको आप कैसे बनाए रखेंगे कि ताकि तीसरी लहर के लिए वो अपने को तैयार रखें? यानी जब आपकी इनकम जीरो होगी या मुनाफा शून्य होगा तो कोई काम क्यों करना चाहेगा? सरकारी हॉस्पिटल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो उसका रख रखाव किसी से छिपा नहीं है। आप अगर पिछले 20 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इक्विपमेंट सप्लाई किया सरकारों ने और दूसरी एजेंसीज ने, उनके क्या हालात हैं, अगर उनका ऑडिट किया जाए तो सामने आ जाएगा। मैं आपको एक और जिक्र करूंगा कि जब मनरेगा 2005 से उत्तर प्रदेश में शुरू हुई और 8,000 करोड़ रुपए बसपा सरकार में लूट लिए गए, 4,000 करोड़ रुपए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। वो महामारी की चुनौतियों के लिए पैसा था जो कांग्रेस यूपीए की सरकार के समय में आया, और उस समय आया तो 2005 से शुरू हो गया था, लेकिन जो 4,000 करोड़ की लूट सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कही वो बसपा सरकार के दरमियान हुआ। तो हम, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो हम बेहतर भविष्य की तरफ देख सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि कोरोना के बाद जो तीसरी लहर की बात है, या कोरोना के बाद जो इलेक्शन है, उसको लेकर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं, पब्लिक को रोजगार के देने की बात करते हैं, पब्लिक को बेहतर जीवन देने की बात करते हैं, उनका जीवन सामान्य कैसे बना रहे, घरों में कैद होने के बजाय वो कब बाहर अपने कामकाज कर सके, बच्चे स्कूल कब जा सके। अब देखिए 12वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा और सारी परीक्षाएं रद्द की गई। तो जिन बच्चों की परीक्षाएं रद्द हुई, पूरे जीवन उनके मन में ये सालता रहेगा कि साहब हमने बिना इम्तिहान दिए हमको नंबर मिल गए हैं। इस जो ये मनोवैज्ञानिक जो असर इसका होगा आने वाले समय में, उसके लिए पार्टियों के पास क्या योजना है? पार्टियां भविष्य की तरफ किस तरह से देख रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप पुरानी चीजों पे या राजनीतिक दल पुरानी चीजों पे बहस करते हैं, तो उन पुरानी चीजों में वो तो हो चुका है, जो हो चुका है उसके बारे में आप बार बार कहेंगे, सवाल पूछा राजनीतिक दल बार बार कहेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। विजय जी आता हूं मैं आपके पास। अनुराग भदौरिया जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। तो क्या सियासत को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए भविष्य की चुनौतियों को लेकर रणनीति तैयार करनी चाहिए, या पारंपरिक जो मुद्दे चले आ रहे हैं 2022 में भी सियासत उन्हीं मुद्दों पर फोकस करेगी, विपक्ष उन्हीं मुद्दों पर फोकस करेगा? मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे बोलने देंगे। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता के लिए आप एकदम सांप सूंघ जाता है आपको, तो आप मेरे समय भी थोड़ा सूंघ जाएगा, आप बीच में टोकेंगे नहीं कम से कम।
अनुराग जी, आपका एजेंडा पता है क्या है सर? आपका एजेंडा ये है कि आप इन फालतू बातों में अपना वक्त जाया करते हैं। जब आधा वक्त निकल जाता है फिर आप शिकायत करते हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा। तो आप पूरी ताकत लगाइए अनुराग जी, मैं आपको उतना ही वक्त दूंगा। अनुराग जी, नहीं तो जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। आप देख लेना, आप क्या टोका टोकी कर रहे थे। मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे अखिलेश यादव, मैंने उनको बोला उन्होंने 5/12/21 को ये बोल दिया था कि वैक्सीन पूरे में लगना चाहिए और लॉकडाउन के एक दिन पहले तक दौरा करते रहे। लॉकडाउन एक दिन पहले तक हम अपोजिशन में हैं, सरकार है यहाँ पे। कहां इनके डिप्टी सीएम दो थे, इनके कैबिनेट मंत्री कहां थे कोरोना काल में? मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री कोरोना काल में कहां थे? उसके बाद हेलीकॉप्टर लेके उड़े तो कहां उड़े? सरकारी हेलीकॉप्टर लेके यहां से वहां गए। दोनों डिप्टी सीएम कहां थे इनके? अखिलेश यादव जी तो दौड़ते रहे लगातार, सिर्फ कोविड होने पे, लॉकडाउन होने के एक दिन पहले, और वहां पे कम से कम 52 जिलों के दौरा कर चुके थे, मीटिंगें हो चुकी थी। हम एक एक गांव जाने वाले लोग हैं, हमसे बातें ना किया करो। दूसरी बात, एक बात इनको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी से भाग रही है दरअसल में। तो सवाल आपको भी मैं सलाह दे रहा हूं पत्रकार महोदय जी, सवाल सत्ता पक्ष से होता है, विपक्ष से नहीं होता। लेकिन आप लोग विपक्ष से सवाल पूछते हो, सत्ता पक्ष से सवाल पूछते नहीं तो बात बताइए सर, फिर आप लोग डिबेट में जब मैं बुलाता हूं मैं आपको या कोई भी चैनल बुलाता है अगर विपक्ष को, तो फिर विपक्ष की क्या आरती उतारने के लिए बुलाया जाता है क्या? क्यों सवाल आपसे क्यों नहीं होंगे? आप सियासी दल में नहीं है क्या? आपने सरकार नहीं चलाई है क्या? आपसे नहीं होंगे सवाल? नहीं, आपको सिर्फ इसलिए बुलाया जाएगा कि आप सरकार से सवाल पूछें। आपसे तो सवाल पूछे जाएंगे। अंशु अवस्थी जी को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। मनीष शुक्ला से वो सवाल भी पूछ रहे हैं, आपको क्यों दिक्कत है? और अनुराग जी, मैं बता दूं मैं आपको, अनुराग जी, इतना तजुर्बा हो गया मुझे कि आप जो चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं ना सर, वो बिना तजुर्बे के एंकर्स के साथ कीजिए कि आपको एंकर भरपूर वक्त दे, 1 to 1 आपसे भिड़ जाए, बाकी मेहमानों को वक्त ना मिले। आपका वक्त पूरा हुआ सर, मैं आता हूं आपके पास। मनीष शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। और मनीष शुक्ला जी, मेरा आपसे सवाल, अनुराग जी आता हूं। मैंने पहले कहा था अनुराग जी, मैंने पहले कहा था कि आपको तय करना है कि आपको बोलना क्या है, या तो आप भिड़ लीजिए या बोल लीजिए। मैं लेकिन आपको सारा वक्त नहीं दे सकता मैं। मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अंशु जी आपके पास आता हूं। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे यह है, विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा, आप उसका जवाब देंगे, अच्छी बात। लेकिन तब जब यह सवाल उठा है कि पारंपरिक मुद्दों पर जो चीजें हो गई, राम मंदिर पर बहस थी, ठीक है, राम मंदिर की नींव पड़ रही है, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। अब जो भविष्य की चुनौतियां विजय जी ने बताई, रोजगार की चुनौती, ऑक्सीजन की आपूर्ति की चुनौती, थर्ड वेव की चुनौती, उस पर बहस होनी चाहिए, मुद्दे वही होने चाहिए 2022 के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, तमाम विशेषज्ञों ने यह आशंका व्यक्त की है, तीसरी लहर भी आएगी और तीसरी लहर में बच्चों पे भी प्रभाव पड़ सकता है। ये अध्ययन का विषय है, लेकिन सरकार किंतु परंतु से आगे बढ़कर प्रोएक्टिव होकर आज से सीरो सर्वे हमने शुरू कराया है, हमारी सरकार ने शुरू कराया है, जिससे पता चल सके किस जिले में कितनी आबादी को, किस वर्ग में कोरोना हुआ, संक्रमित हुए लोग, कितने लोगों को हर्ड इम्यूनिटी हुई है, और उसके नाते से उन बच्चों के ऊपर जो आशंका जाहिर की गई है कि तीसरी वेव में उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ सकता है, और उसको बचाने के लिए एक व्यवस्था चाक चौबंद हो, उसके लिए सरकार काम कर सके। दूसरी बात देखिए, ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, ऑक्सीजन के लिए सभी जिला हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं कि वो अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। इसके अतिरिक्त जो CSCs हैं, चूँकि अपना जो ग्रामीण इलाका है वहाँ भी मेडिकल व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो, इसके लिए CSCs पर भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे जा रहे हैं। और एक बहुत बढ़िया बात आपने भी पूछी, विजय जी ने भी कहा कि रोजगार, निश्चित रूप से रोजगार एक चुनौती रहेगी। कारण क्या है कि जब लॉकडाउन है उसके नाते से अर्थव्यवस्था को झटका जरूर लगता है। इसके लिए MSME को फिर से तैयार किया जा रहा है। जैसे 2020 के बाद SME सेक्टर से 90 लाख जो इकाइयाँ थी, वहाँ से रोजगार का सृजन किया गया। मनरेगा के थ्रू जो प्रवासी भाई लोग आए थे उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की गई थी। तो ऐसे ही जॉब क्रिएट हो प्राइवेट सेक्टर में, इसके लिए सरकार योजना बना रही है। स्किल मैपिंग सरकार ने करा ही रखी है। तो तमाम ऐसे कदम सरकार उठाने जा रही है जो पोस्ट कोविड समस्याएं सामने आएंगी, उसके लिए सरकार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है और तीसरी लहर से भी निपट सके इसके लिए काम कर रही है। इस कोरोना काल में भी गेहूं की रिकॉर्ड खरीदारी की गई है और सरकार ने कहा भी है कि एक एक दाना जो भी आएगा केंद्र पे उसको नहीं। इन बातों को तो मनीष जी आप अपने रिपोर्ट कार्ड में रखेंगे। मैं अंशु जी आपके पास आ रहा हूं। अंशु जी, मेरा आपसे एक सवाल, और जो सवाल मैं आपसे अंशु जी पूछने जा रहा हूं ये इस वक्त $1 मिलियन का सवाल है। बहुत कम उम्मीद है कि उसका आप जवाब अभी दे पाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है वो राष्ट्रीय आलाकमान और बहुत चीजें होती हैं। बंगाल में एक पार्टी ने अपने दम पर बीजेपी को चुनौती दी, क्या यूपी में कांग्रेस अकेले दम पर बीजेपी को चुनौती देगी?
निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी 2022 में पूरी दमखम के साथ अपने कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और 403 विधानसभा सीटों पर पूरी जिम्मेदारी से और मजबूती से लड़ेगी। देखिए, इन पिछले 15 सालों में बहुजन समाज पार्टी को भी देखा लोगों ने, समाजवादी पार्टी को भी देखा। मैं वही कह रहा था कि जो दर्द 2017 में दूर करने का वादा किया था बीजेपी की सरकार में, तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, महिलाओं का वो दर्द तो बढ़ गया। उस दर्द को कांग्रेस पार्टी दूर करेगी। 2022 में हमारी सरकार बनेगी और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर बात करती। मैं विजय उपाध्याय जी की बात से सहमत हूं। लगातार हम मुद्दों पर बात करते, चाहे रोजगार को लेकर बात हो, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अंशु जी, अगले 30 सेकंड में बात खत्म कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे विजय जी के पास भी जाना है, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। सरकार एकदम तांडव कहर ढा रही, चाहे उन पर जो अत्याचार हो, लगातार उन पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक, मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं विजय जी आपके पास आ रहा हूं। विजय जी, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको। सर, अंशु जी का दावा तो है कि कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी, इसका मतलब सपा अपने दम पर लड़ेगी, कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। ऐसा होता आपको दिखाई देता है क्या? क्योंकि पिछले 2 बड़े चुनावों में हमने 2 बड़े गठबंधन देखे यूपी में। वो पास हुए, फेल हुए, वो अलग चीज है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो भाजपा का गठबंधन समाज पार्टी से, और अभी वो तो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अभी निषाद पार्टी ने इनको रेड सिग्नल दे दिया है। अपना दल को लेके भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छोटे दलों का एक अलग अस्तित्व बनाने की कोशिश। लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहता हूं 2022 के लिए। जो मेरा अध्ययन है 2007 से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति बदली है, उसमें गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत असरकारक 2022 में नहीं होगी। जो पार्टी ज्यादा गठबंधन बनाएगा वो ज्यादा मुश्किल में फंसेगा, क्योंकि जो प्रत्याशी छोटी पार्टियों से आते हैं उनका। आवाज नहीं आ रही आपकी सर। बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी, अनुराग जी, अंशु जी, विजय जी, बहुत शुक्रिया डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए। हमारे साथ सियासी मेहमान जुड़े हुए थे। बात सीधी सी थी, 2022 में चुनाव है, ज्यादा वक्त है नहीं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या एजेंडे लेकर, क्या मुद्दे लेकर पार्टी जनता के बीच जाएंगी, फिलहाल किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं, तैयारियों में कौन आगे दिख रहा है, कौन पीछे, यही सवाल थे जिनके जवाब जानने की कोशिश की। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।